आई अपोलोजाइज। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ? कल डीबी लाइव की डिबेट में चर्चा के समय मैंने कहा था कि जो आईएएस की लेटरल एंट्री होती है उसमें लोकसभा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की पुत्री लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस में सेलेक्ट हुई है, बिना रिटन एग्जामिनेशन दिए हुए, प्रीलिम्स और फाइनल एग्ज़ाम दिए हुए, केवल इंटरव्यू के बेसिस पे। वो सूचना गलत थी, वो सूचना ठीक नहीं थी। और जो आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है जिसमें गलत सूचनाएं दोनों पक्षों द्वारा भेजी जाती हैं, उस पे आधारित थी। और उस गलत सूचना के आधार पर मैंने ये टिप्पणी कर ली थी। तो कल डीबी लाइव की चर्चा में भी मैंने अपने शब्दों को वापस ले लिया था और डीबी लाइव के जो कमेंट बॉक्स था उसमें भी मैंने खेद प्रकट कर दिया था। फेसबुक पर भी मैंने ये पोस्ट डाल दी थी क्योंकि ये पोस्ट गलत थी और मैंने ये माना कि ये मेरे द्वारा ये टिप्पणी उचित नहीं थी। और इससे जो मैंने वैसे ये नहीं कहा था लोकसभा स्पीकर, लेकिन राजीव रंजन जी ने ये इंगित किया और मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि शायद मेरी बात से इशारा मिल रहा था कि मेरा इशारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की तरफ है। मैं ओम बिरला जी से भी माफ़ी मांगता हूँ और ओम बिरला जी की पुत्री अगर उनकी भावना को ठेस पहुँची है तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन नैतिकता के प्रश्न पर और नैतिकता के बैकग्राउंड पर मुझसे अगर गलती हुई है और ये बिल्कुल तथ्यों पे आधारित है कि मेरे से गलती हुई है, तो उसके लिए मैं बिना किसी कंडीशन के क्षमा याचना करता हूँ और आशा है कि वो इसे बुरा न मानेंगी। और दूसरी बात जो डीबी लाइव में मैंने कही थी उसमें मैं बिल्कुल अडिग हूँ और उचित बात मैंने कही थी और फिर मैं उसे पुनः स्थापित करने का प्रयास करता हूँ। वो ये है कि अगर मैं ये नहीं मानता, और उसके पहले भी डीबी लाइव की चर्चा में मैंने इस चीज़ का उल्लेख किया था, मैं ये नहीं मानता कि किसी ऊंचे पद पे जाने के लिए किसी आदमी को बहुत ज़्यादा शिक्षित होना आवश्यक है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा कि जो पीएम पद पे बैठा हुआ आदमी है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो निर्णय लेता है जो कि कई सारे निर्णय उसको लेने पड़ते हैं और उसके वरिष्ठ अधिकारी उसको मूर्ख बना सकते हैं अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप जीवन में देखेंगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने उद्योग जगत में, राजनीतिक पटल पे और बहुत सारे आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। इसके बावजूद कि उनको शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी। कबीरदास की आप बात करें, कबीरदास बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीरदास एक आदर्श बने और कबीरदास ने जो हम लोगों को शिक्षा दी, आज भी उनके शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं। तो वास्तविकता में देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है, 80-90% जनसंख्या ऐसी है जो आज की तारीख में 70% जनसंख्या तो है ही, जो 5 किलो या 4 किलो मुफ्त अनाज पर निर्भर करती है और अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष करती है। और प्रतिभा होने के बावजूद, योग्यता होने के बावजूद आर्थिक बदहाली की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती। तो ये मैं नहीं मानता, अरविंद केजरीवाल जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि वो जनता किसी बात पे भी हम जैसे लोगों से निम्नतर है, जो अपने आर्थिक परिवेश की वजह से और धन उपलब्धता की वजह से आगे पढ़ पाए, इंजीनियरिंग एमबीए कर पाए। तो मैं ये नहीं मानता कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। हाँ, ये जरूर है कि उनकी योग्यता और श्रेष्ठता का परिचय अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि जो भी है, क्योंकि ये मेरी सत्यनिष्ठा का प्रश्न है, ये मेरे, अगर मैं किसी एम्प्लॉई को अपनी संस्था में नौकरी देता हूँ या किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता हूँ और उस समय जो वो अपनी क्वालिफ़िकेशन बताता है या जो खेलकूद के बारे में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है,
उसके बारे में उसको सत्यनिष्ठा का प्रमाण देना चाहिए। अगर वो कहता है कि वो क्रिकेट खेलता है और जब मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ कि वो कितना क्रिकेट के बारे में जानता है, अगर ये सिद्ध होता है कि वो केवल इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है, उसे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता है, या वो कहता है कि उसको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता है लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, तो मैं मानता हूँ कि उसके अपनी स्ट्रेंथ को वो नहीं पहचान पाया है, वो ये नहीं जान पाया है कि वो कौन है, इसलिए वो उस पद के लिए या उस इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए उचित नहीं कैंडिडेट है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है और अपने जो इंटरव्यू है उसमें सिद्ध करता है कि जो उसने कहा है वो सच है, तो वो सत्यनिष्ठा को सिद्ध करता है और वो चयन योग्य है। तो ये जो प्रश्न होता है ये है प्रश्न सत्यनिष्ठा का। अगर मैं 8वीं पास होता और मैं जनता के सामने जाकर ये कहता कि मैं 8वीं पास हूँ, उसके बाद ये जनता के विवेक पर निर्भर करता है, ये जनता का निर्णय है और जनता को इस बात का अधिकार है कि किसी पीएचडी के विरुद्ध भी अगर वो 8वीं पास को अपना एमएलए या एमपी बनाना चाहता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो जनता का विवेक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को ये अधिकार होता है कि इस प्रकार का निर्णय वो ले सके। लेकिन अगर मैं पास हूँ हाई स्कूल और मैं ये कहूँ कि मैं इंजीनियरिंग एमबीए करके आया हूँ, तो ये अनुचित है और इसको कानूनी भाषा में परजरी कहते हैं। और अगर आप परजरी के बारे में जानेंगे या जो मेरे कानूनविद मित्र हैं और जो वकील हैं वो ये बताएंगे कि परजरी की सज़ा जो है वो 7 साल तक की है। तो अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं और आप कहते हैं कि आप इंजीनियर एमबीए हैं, तो आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता की ये क्रिमिनल ऑफेंस है। एक प्रकार से आपने जनता ने जो विश्वास किया है आपके एफिडेविट पर, उस पे विश्वास करके आपको जिताया है या सेलेक्ट किया है, आप उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो अगर किसी भी अदालत में या किसी भी एफिडेविट में जो सरकारी संस्था को जमा किया जाए, अगर उसमें आप कोई गलत क्लेम करते हैं, आप वो चीज़ क्लेम करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप परजरी कर रहे हैं और इसकी सज़ा 7 साल तक मुकर्रर है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के अंदर जो एफिडेविट दिया जाता है, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के अंदर जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें अगर आपने कोई सूचना छिपाई है या कोई सूचना गलत दी है तो आप परजरी के दोषी माने जा सकते हैं। आपने देखा कि एक आम आदमी पार्टी के विधायक थे जिनको इस बात के लिए जेल भेजा गया, दंडित किया गया, घसीटा गया, ट्रेन से उतारा गया, क्योंकि उन्होंने एक क्लेम किया था कि उन्होंने वकालत की डिग्री पास की है, वास्तविकता में वकालत की डिग्री पास नहीं थे। वो भी ऐसा ही केस था। तो इस सिलसिले में अगर चुनाव आयोग में आपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो भी आप दंडित हो सकते हैं, आप परजरी के अंदर आपके अंदर मुकदमा चल सकता है। उसी प्रकार से अगर आप नहीं हैं पोस्ट ग्रेजुएट और आप बताते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपकी मंशा जनता को गुमराह करने की है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को आपको कहना पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर आपने चुनावी एफिडेविट में चुनाव आयोग को लिख दिया है कि आप शादीशुदा हैं तो आपको कहना पड़ेगा, अभी भी कहना पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूँ। ये दूसरी बात है कि आप पत्नी को साथ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो एक नैतिक मुद्दा है। अगर आप कहते हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं, जो आपने कई जगह कहा है, तो ये परजरी है, ये आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप जनता के साथ उनके जो विश्वास है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा जो पहला प्रश्न था, जो पहला मुद्दा था, उसके लिए मैंने अपोलोजाइज़ किया, मैंने माफ़ी मांगी कि मुझे बिना तथ्यों की जानकारी किए हुए ये नहीं कहना चाहिए था कि लोकसभा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की बेटी लेटरल एंट्री से आईएएस में आई है, क्योंकि जो राजीव रंजन जी ने कहा जो ओम बिरला साहब की बेटी है उसने मेहनत करके, तपस्या करके, 8-10 घंटे पढ़ाई करके आईएएस में क्वालिफाई किया है और वो उसके मेधावीपन का, उसकी योग्यता का, उसकी विलक्षणता को प्रणाम करता हूँ, उसे आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि वो बहुत उम्र में बेटी के समान है। लेकिन उससे मैं क्षमा भी मांगता हूँ, उसके पिता से भी क्षमा मांगता हूँ, जिसके भी भावना को ठेस पहुँची उसे क्षमा मांगता हूँ।
लेकिन मैं इस बात से अडिग हूँ कि अगर किसी ने अपनी डिग्री के बारे में चुनाव आयोग में गलत एफिडेविट दिया है, उसको भी देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, कान पकड़ के उठक-बैठक करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है जो देश के साथ बहुत सालों से चली आ रही है। उसे अपने जो अ, उसने पति धर्म का पालन किया है कि नहीं, 7 अग्नि के फेरे लेकर जो वैवाहिक जीवन को जीने का उसने भगवान से कसम खाई थी, क्या उसने पालन किया है कि नहीं? क्या उसने भारत की जनता के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं की है? भगवान के सामने ली गई प्रतिज्ञा के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं की गई है? ये उसे सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी नैतिकता का प्रमाण दिया, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं गुरु हूँ। अगर डीवी लाइव के 1 डेढ़ लाख दर्शकों के पास मेरी वजह से कोई गलत सूचना पहुंची है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी सूचना को वापस लेता हूं और ये निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने भी अपने वैवाहिक परिचय के बारे में, वैवाहिक विवरण के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना दी है, वो भी मेरे ही समान, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई गलत मैसेज जाए, इसलिए नैतिकता के आधार पर मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जनता के सामने आकर मंच पर ये स्वीकार करें, ये बताएं कि वो कहाँ तक पढ़े हैं, वास्तविकता में कहाँ तक पढ़े हैं, कौन से डिवीज़न में पास हुए हैं, क्योंकि ये जनता का अधिकार है ये जानना कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा है, क्या है और उनकी अहर्तताएँ क्या हैं, कहाँ तक वो पढ़े हैं और कैसे पढ़े हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, किस साल पढ़े हैं, किस डिवीज़न में पास हुए। तो यही मैं आपके सामने कहना चाहता था कि हम जैसे वृद्ध लोगों को, हम जैसे शिक्षकों को अपने समाज को एक सही रास्ता दिखाना चाहिए। गलती हुई तो हमें माफ़ी माँगने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और जो हमारी जनता का हमसे अधिकार है, उसका निर्वहन करने में हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद।